नमस्कार सभी को। आज हम बीए बीएड बीएससी बीएड हिंदी पेडागोजी के अंतर्गत गद्य पाठ के सामान्य उद्देश्य व विशिष्ट उद्देश्यों पर चर्चा करेंगे, है ना। गद्य पाठ के उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य व विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य को विशेष भी कहते हैं, जो इकाई की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। पहला है सामान्य उद्देश्य। तो गद्य पाठ के जो सामान्य उद्देश्य हैं और पद्य पाठ के, व्याकरण पाठ के, है ना, उन सभी बारे में अपन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर गद्य ही नहीं, गद्य पद्य पाठ के सामान्य उद्देश्य हम इस तरह से इसको ले लेते हैं कि पाठ के सामान्य उद्देश्य, है ना, जिसमें प्रकृति के अनुसार अपन आगे देख लेंगे। इसके अंतर्गत पहला जो है गद्य पाठ के सामान्य उद्देश्य, पहला गद्य पाठ के सामान्य उद्देश्य। इसी प्रकार से पद्य पाठ के सामान्य उद्देश्य, इसी तरह से व्याकरण पाठ के सामान्य उद्देश्य। चौथा रचना, कहानी अथवा निबंध पाठ के सामान्य उद्देश्य। और पांचवा जो है पत्र लेखन, पाठ के सामान्य उद्देश्य। पहला है गद्य पाठ के सामान्य उद्देश्य। गद्य पाठ के सामान्य उद्देश्य में सबसे पहला है वह छात्रों में गद्य पाठ के प्रति, अर्थात हिंदी भाषा के अंतर्गत गद्य पाठ के प्रति अभिरुचि निर्माण करना। इसके अंतर्गत क्या है, छात्रों में जब गद्य पाठ पढ़ाया जाता है तो उनमें हिंदी भाषा को ध्यान में रखते हुए उसकी ओर आकर्षित, पाठ की ओर आकर्षित किया जाता है। अब पाठ की ओर आकर्षित कैसे करेंगे? जैसे हिंदी में कई प्रकार की लोकोक्तियाँ आती है, कई प्रकार के मुहावरे आते हैं, उनको वो याद करते हैं, उनका अर्थ बताते हैं। कई बार गद्य का जो सारांश होता है वो बताया जाता है। कई बार उसकी जो जीवनी होती है गद्य पाठ के अंतर्गत वो बताई जाती है। तो छात्रों में गद्य के प्रति अभिरुचि का निर्माण होता है। दूसरा, छात्रों को शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण का अभ्यास कराना। जब गद्य पाठ चलता है तो हमने पिछले पाठ में पढ़ा था कि गद्य पाठ के अंतर्गत हम क्या करते हैं, आदर्श वाचन व अनुकरण वाचन कराते हैं। जब आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन कराते हैं तो छात्रों में क्या है, शुद्ध व स्पष्ट उच्चारण करने की क्षमता का विकास होता है। आदर्श वाचन शिक्षक द्वारा होता है और अनुकरण जो है शिक्षार्थी द्वारा होता है। तो शिक्षार्थी जब एक अनुकरण वाचन करता है और सेज सुनते हैं तो यदि उसके उच्चारण में कोई दोष आता है तो शिक्षक श्यामपट्ट के माध्यम से क्या करता है, उसे सुधारने का प्रयास करता है ना। तो उससे क्या होगा कि छात्रों की जो उच्चारण की जो क्षमता होगी वह शुद्ध होगी, स्पष्ट होगी, वो इसके अंतर्गत आता है। तीसरा है छात्रों को व्याकरण के कुछ अंश के बारे में जानकारी प्रदान करना।
जब इसके अंतर्गत काठिन्य निवारण आता है, काठिन्य निवारण में क्या होता है, कठिन शब्दों के अर्थ बताने पड़ते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ बताते हैं तो वो क्या करते हैं, मैंने कहा था ना, शिक्षक जो है शब्द, अर्थ, प्रविधि, है ना, और प्रयोग, इस तरह से वो क्या है अपने खंड बनाते हैं। इसके माध्यम से वो क्या है व्याकरण के कुछ अंश का ज्ञान वह देते हैं, अनेक प्रविधियों के माध्यम से, अनेक युक्तियों के माध्यम से, अंग्रेजी में इसे टेक्निक कहते हैं। तो उसके माध्यम से वो क्या है इसका ज्ञान देते हैं। तो यहाँ पर कौन से उद्देश्य की पूर्ति होती है कि व्याकरण के अंशों का सामान्य ज्ञान रखने की क्षमता का विकास वे करते हैं, है ना। अब अगला जो है इसमें काठिन्य से व्याकरण के बाद में छात्रों को आरोह अवरोह व व्याकरण के नियमों के साथ वाचन करने में निपुण बनाते हैं। आपने देखा होगा जब अनुकरण वाचन चलता है, एक छात्र क्या करता है वाचन या पठन करता है और शेष छात्र क्या करते हैं उसको सुनते हैं। जब शेष छात्र उसको सुनते हैं तो एक छात्र की जब बारी आती है, जब दूसरे छात्र की बारी आती है तो शिक्षक क्या है आरोह अवरोह, अर्थात जब वो वाचन करता है तो उसके किस शब्द पर बल देना है, किस शब्द पर बल नहीं देना है, कौन से शब्द शुद्ध उच्चारण करने हैं, कहाँ पर अल्प विराम पूर्ण विराम का ध्यान रखना है, कहाँ पर हमें कहते हैं ना धारा प्रवाह बोलना है, मतलब वो धारा प्रवाह पढ़ना है, इत्यादि इत्यादि बातों का ध्यान रखते हैं। तो छात्रों को क्या करते हैं जब ये उसका टर्न आता है, उसकी बारी आती है, तो उसको शुद्ध उच्चारण करने में उसको वहाँ पर निपुण बनाया जाता है। ये क्रिया दिन प्रतिदिन चलती रहती है। छात्र उस क्रिया में यदि वो घर में जाकर के अच्छे माता पिता है तो उसको अभ्यास भी करते हैं। जब वे अभ्यास करते हैं और उससे बार बार पढ़ते हैं तो वे उसमें निपुण ही, अर्थात पठन में, वाचन में निपुण बनने का प्रयास या उसकी ओर अग्रसर होने का प्रयास करते हैं। अगला है छात्रों को अर्जित ज्ञान को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करना। आपने देखा होगा प्रश्नोत्तर प्रणाली गद्य पाठ के अंतर्गत चलती है, अर्थात पाठ का विकास करने के लिए, है ना, अर्थात शिक्षण बिंदु का विकास करने के लिए प्रश्नोत्तर प्रणाली के माध्यम से प्रश्न व उत्तर क्या है लिए जाते हैं। जब प्रश्न उत्तर चलते हैं तो उत्तर क्या है वे पूरे वाक्यों में देने का प्रयास करते हैं। उत्तर पूरे वाक्य में जब देने का प्रयास करते हैं तो उनमें अभिव्यक्ति की शैली का विकास होता है, अर्थात किस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार उसको देना है वो उसे पता होता है। अंत में उसका सार या सारांश के रूप में भी यदि छात्र छात्रा बोलता है तो कक्षा कक्ष में जब वो अभिव्यक्त करता है विचारों को, तो उसके विचार से शेष जो कक्षा के जो शिक्षार्थी है वो क्या होते हैं उससे अवगत होते हैं, और अच्छे विचारों का जब आदान प्रदान होता है तो पूरी कक्षा अनुशासन में रह करके अच्छा सीखने का प्रयास करती है। तो यहाँ पर क्या है छात्रों में अभिव्यक्ति शैली का विकास भी होता है। छात्रों की कल्पना शक्ति व बोध शक्ति का विकास होता है। कितनी अच्छी बात है। जब पाठ को पढ़ाया जाता है तो छात्रों की बोध शक्ति, बोध मतलब वो गद्य पाठ कितना समझ में आया, है ना, उसकी जांच जब वो मूल्यांकन के प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसमें उसकी बात अधिकतर समझ में आ जाती है। जब मूल्यांकन प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनमें कई तरह के घुमावदार प्रश्न भी होते हैं। कई तरह के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, जोड़ियां मिलान कीजिए, सत्य असत्य, कोष्ठक में उत्तर दीजिए, हाँ नहीं वाले प्रश्न, और भी बहुत सारे जो प्रश्न होते हैं चित्र देख करके उसकी पूर्ति कीजिए, है ना। वो तो छात्रों की बोध शक्ति, बोध मतलब कितनी समझ उनमें विकसित हुई है, वो कक्षा कक्ष में ही क्या है शिक्षक जांच लेता है। शेष जो होता है वो उसे गृह कार्य में दे करके, जब गृह कार्य करके लाते हैं तो गृह कार्य को जांच करके वो प्रत्येक की जो व्यक्तिगत भिन्नता है उसकी जांच वह करने का प्रयास करता है ना। इसी प्रकार इसमें क्या है कल्पना शक्ति। जब पाठ पढ़ाते हैं तो कई प्रकार के जो काल्पनिक क्या है बातें जो है छात्रों के मन में आती है, गृह कार्य देते हैं तब भी आती है। तो जब छात्रों को किसी प्रश्न का उत्तर लाने के लिए कहते हैं गृह कार्य के अंतर्गत, तो वह गृह कार्य को क्या करता है कल्पना शक्ति के आधार पर, है ना, उसको लिखता है। तो कल्पना शक्ति उसकी कितनी अच्छी है उस गृह कार्य में मालूम चलता है। कई प्रकार के गृह कार्य ऐसे होते हैं जो कल्पना शक्ति के आधार पे दिए जाते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है
गद्य पाठ के सामान्य उद्देश्य है वो खत्म होते हैं। अब अपन अगला चलते हैं पद्य पाठ के सामान्य उद्देश्य। दूसरा, पद्य पाठ के सामान्य उद्देश्य, छात्रों में हिंदी भाषा के प्रति अभिरुचि निर्माण करना। ये तो सभी सामान्य सी बात है कि हिंदी भाषा के प्रति छात्रों में रुचि अभिव्यक्त करनी चाहिए। आजकल अंग्रेजी माध्यम के स्कूल होते हैं या क्षेत्रीय भाषा के जो स्कूल होते हैं, है ना, वो हिंदी को इतना महत्व नहीं देते हैं, परंतु हिंदी क्या है, देश की राष्ट्रीय भाषा है और विश्व में बोले जाने वाली दूसरी सबसे महान भाषा है। तो विश्व में जब बोले जाने वाले इतने लोग यहाँ पर है तो हिंदी का अपने आप में बहुत ही बड़ा महत्व है। आजकल बहुत से काम हिंदी में होने लगे हैं, विदेशियों में भी हिंदी की क्या है, पूछ होने लगी है ना। हमारे जो अटल बिहारी जो वाजपेयी जो है पहले जो वक्ता थे जो यूएनओ है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर के बोले थे, तो वहाँ पर हिंदी में उन्होंने अपना भाषण दिया था और इतनी अच्छी हिंदी बोली थी कि लोगों ने उनकी आवभगत करी थी। तो इसी प्रकार छात्रों में क्या है, हिंदी के प्रति अभिरुचि निर्माण करना। पद्य के अंतर्गत छात्रों को सौंदर्यानुभूति व रसानुभूति की जानकारी प्रदान करना। सौंदर्यानुभूति है ना, अनुभूति व रसानुभूति। पद्य पाठ के अंतर्गत क्या होता है, पाठ जो है गेय पद्धति में गाए जाते हैं या गीत प्रणाली में क्या है, करे जाते हैं, है ना, गेय या गी, है ना। तो जब गेय पद्धति या गीत प्रणाली में जब गाते हैं तो उसमें कई प्रकार की सौंदर्य की अनुभूति होती है, कई प्रकार रस की अनुभूति होती है। हिंदी में 9 रस होते हैं, है ना। कई प्रकार के जो सौंदर्य होते हैं उसकी अनुभूति वे सभी छात्र छात्राएं देते हैं। तो जब प्रत्येक रस की जो जानकारी शिक्षक उस पद के अनुसार जब देता है तो छात्र क्या होते हैं, रसानुभूति प्रदान करते हैं। तो रसानुभूति जब उनको मिलती है तो वे इसके प्रति आकर्षित होते हैं और उसी प्रकार से गाने का प्रयास करते हैं, जिससे उनकी संगीत के प्रति क्या रुचि बढ़ती है। अगला है, छात्र ताल लय से गायन में निपुण बनते हैं, है ना। जब वे गीत गाते हैं अर्थात गेय पद्धति से इसका गायन करते हैं तो क्या करते हैं, छात्र छात्राओं में लय, है ना, लय जो है वो मिलती है, ताल का वे ध्यान करते हैं, है ना। लय, लय है, लघु नहीं है, लय, ताल, है ना, राग जो सारे गा मा पा, है ना, जो 7 जो स्वर और उसके जो राग है उसका वो ना राग लय और ताल के साथ में क्या है, गाने का प्रयास करते हैं। शिक्षक भी उसी प्रकार का गीत प्रणाली का उपयोग करते हुए जब वो गाता है तो छात्रों में इस प्रकार से गा करके क्या है, उनमें प्रवृत्ति का विकास होता है। तो जैसे मान लीजिए कोई दोहा अपन बोलते हैं और दोहा यदि राग और लय में नहीं हो तो दोहे का क्या था ना, भाव ग्रहण नहीं होगा। यदि राग और लय के साथ में यदि वो भाव का क्या कहते हैं वाचन करते हैं, पठन करते हैं, तो उसका आधा अर्थ तो सभी छात्रों को वैसे ही समझ में आ जाता है। शेष जो बच्चा है वो प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से या चित्र के माध्यम से या किसी अन्य के माध्यम से अपन उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो एक सामान्य क्या है, छात्रों को राग ताल और लय के साथ गायन में या गेय में या गीत प्रणाली में निपुण बनाना, ताकि वे क्या करेंगे, प्रार्थना सभा में गा सकेंगे, बाल सभा में गा सकेंगे, है ना, उसका उपयोग करते हुए। छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करना, काल्पनिक, है ना, यह कल्पना शक्ति, ये भी अच्छी बात है कि कल्पना शक्ति जो है छात्रों में होनी चाहिए। यदि कल्पना शक्ति नहीं होगी तो छात्र क्या है, स्वरचित कविताएं नहीं कर पाएंगे। कल्पना शक्ति, यदि छात्र काल्पनिक बनते हैं, कल्पना करते हैं, तो वे अनेक प्रकार के क्या करते हैं, गीत कहते हैं ना, गीत की रचना कर सकते हैं, काव्य, है ना, स्वरचित कविता वो कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब उनकी कल्पना शक्ति बहुत ही अच्छी होगी। कई प्रकार की कविताएं जब वे सुनते हैं तो उनकी सुनने के माध्यम से ये सभी शक्तियों का विकास होता है। घर जाकर के वे स्वरचित कविता भी क्या सोच सकते हैं और उसे
लिपिबद्ध करके लिख करके क्या करेंगे, वे अपने उसमें करेंगे, है ना। तो अपने उसमें जब वो उसको अभिव्यक्त करते हैं तो यदि उसमें कोई दोष होता है तो शिक्षक उसको समय रहते सही करने का प्रयास करते हैं। छात्रों की कविता के प्रति अभिरुचि का निर्माण करना। यहाँ पर यही बात है कि कई प्रकार के जो काव्य होते हैं, प्रकृतिवादी, छायावादी, प्रयोगवादी, है ना, और भी जो मानवतावादी है, ईश्वरीय भक्ति वाली है। तो जैसे मीराबाई की भक्ति वाली जो है, पति रूप में उन्होंने श्री कृष्ण को मान करके भक्तिमय होकर के क्या करा था, गीत उन्होंने खुद गाए थे और गीत उनके समय रहते लोगों ने लिखे भी थे और सुने भी थे। आज भी कितने उनके जो गीत हैं जो है प्रसिद्ध है। मैया मोही मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोही। तो आपने देखा होगा कि सूरदास जी के जो पद है इसमें किस प्रकार जो श्री कृष्ण की लीलाएं हैं, है ना, रामायण में राम की लीलाएं हैं। तो इस प्रकार की जो लीलाएं हैं उसको क्या है समझ सकते हैं और उसको उस भाषा में कर सकते हैं। सृजनात्मक क्षमताओं का विकास होता है छात्रों में। सृजनात्मकता होता है क्रिएटिविटी, है ना। क्रिएटिविटी आजकल छात्रों में बहुत अच्छी होने लगी है। जो हिंदी में रुचि लेते हैं तो हिंदी संगीत अर्थात गाने में जो रुचि लेते हैं उसमें इनकी शक्ति का विकास होता है। छात्र स्वर रचित करके उसके स्वर वो राग बना करके उसको प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे क्या है उनमें बहुत ही अच्छी क्या कहते हैं गीत प्रणाली जो है वो प्रारंभ होती है। अगला है व्याकरण पाठ के सामान्य उद्देश्य। छात्रों में हिंदी भाषा के प्रति अर्थात व्याकरण के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करना। अब व्याकरण, जब व्याकरण पढ़ाया जाता है तो व्याकरण के पाठ अलग से भी पढ़ाए जाते हैं। प्रत्येक कक्ष में जो पुस्तक होती है, व्याकरण की जो पुस्तक होती है वो एक अलग से उनको बताई जाती है। या अलग से इसका क्या होता है, भाग जो होता है अलग से भाग होता है उसको दिया जाता है। तो जैसे आप 8वीं कक्षा के बाद में बड़ी कक्षाओं में जब आते हैं तो 8वीं कक्षा के बाद में व्याकरण के जो पुस्तक है वह भी आपको देखने को मिलती है। इसी प्रकार पद्य में भी काव्य अपने को देखने को मिलता है। तो व्याकरण की जब पुस्तक अपने को देखने को मिलती है तो उसमें व्याकरण की दृष्टि से, है ना, व्याकरण के नियमों को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार व्याकरण का ध्यान दिया जाता है। तो व्याकरण के प्रति छात्रों में अभिरुचि का विकास करना, क्योंकि यदि वो व्याकरण का ज्ञान अच्छी तरह से लेते हैं तो अनेक प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें उनका स्थान वे निश्चित कर सकते हैं। यहाँ पर है अगला जो है, इसी में छात्रों को व्याकरण संबद्ध एवं परिमार्जित भाषा के प्रयोग की कुशलता प्रदान करना, है ना। परिमार्जित भाषा का यहाँ पर ये है कि भाषा उनकी कैसे होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, परिमार्जित, है ना, और मानक वाली भाषा होनी चाहिए। जब वे भाषा का उपयोग करते हैं तो जिस भाषा के अंतर्गत उनका व्याकरण का ज्ञान जितना अच्छा होगा उतना ही उनका क्या है बोध अगले वाले को अच्छा होगा। भाषा उनकी जब अच्छी होगी जब उनका व्याकरण का ज्ञान सर्वोत्तम होगा। तो व्याकरण किस प्रकार भाषा तत्वों से मिल करके भाषा का निर्माण हुआ है ना, व्याकरण का उसमें ध्यान रखते हुए उस भाषा का ज्ञान उसको दिया जाता है। उन सभी में छात्रों को क्या है कुशल बनाना है। उनकी जो स्किल की जो बात आ रही है, उनकी कौशल की जो बात आ रही है वो उसके व्याकरण पाठ के अंतर्गत आती है। यदि वो उसमें निपुण बनते हैं तो उनकी अभिव्यक्ति की शैली और लेखन कार्य बहुत ही अच्छा होगा। अगला है छात्रों को व्याकरण के कुछ अंशों की जानकारी देना। कुछ अंशों की जानकारी अपने को जब गद्य पाठ पढ़ाते हैं, गद्य, है ना, कहानी अथवा निबंध जब पढ़ाते हैं, और भी बहुत सारी जो विधाएं हैं, यात्रा वृत्तांत है, संस्मरण है ना, वो पढ़ाते हैं तो उसमें क्या व्याकरण का ज्ञान भी उनको हल्का सा दिया जाता है। यात्राएं हैं, संस्मरण है, रेडियो रिपोर्टाज है ना, और बहुत सारी जो विधाएं हैं वो उसके अंतर्गत आती है। उसमें व्याकरण का आंशिक ज्ञान उनको समय रहते दिया जाता है। तो साथ साथ में उनको विषय वस्तु का ज्ञान भी दिया जाता है और साथ ही साथ उन्हें व्याकरण का ज्ञान भी दिया जाता है। उसमें दो तरह से कहते हैं उद्देश्य की पूर्ति होती है। एक तो होती है विषय वस्तु का ज्ञान, है ना, जिसमें विषय वस्तु की जो भी बात होती है वो बात कही जाती है।
और दूसरा भाषा तत्वों का ज्ञान। इस तरह से क्या है, दो बातें इनके लिए महत्वपूर्ण होती है। तो जो भाषा तत्वों का ज्ञान होता है उसमें आंशिक व्याकरण के तत्वों का ज्ञान भी इसके माध्यम से दिया जाता है। विषय वस्तु में भी व्याकरण होता है परंतु वो पूर्ण रूप से नहीं होता है, आंशिक रूप से होता है। भाषा तत्वों में पूर्ण रूप से उसका व्याकरण का ही ज्ञान दिया जाता है और उसके अंतर्गत व्याकरण के नियमों को बार बार उस शब्दों को क्या है दोहरान करके उसके व्याकरण को स्थायी, व्याकरण के ज्ञान को उस तत्वों के माध्यम से स्थायी बनाया जाता है। छात्रों को नवीन शब्दों को निर्माण करने में समर्थ एवं कुशल बनाना। बहुत सारे नवीन शब्द या नए शब्द जो आते हैं उस पाठ्यांश में, है ना, गद्य के पाठ्यांश में जो आप पढ़ा रहे हो, तो नए शब्दों का ज्ञान उससे कराया जाता है। अब जैसे मान लीजिए अलमारी, तो अलमारी कहाँ का शब्द है यदि आप बोलोगे तो उन्हें मालूम नहीं है, तो ये फ्रेंच का शब्द है या डच का शब्द है या अरबी शब्द है ना। इस प्रकार से क्या उनको अनेक भाषा के शब्दों को क्या है हिंदी ने अपने इसमें समाहित कर लिया है। तो नए व नवीन नवीन जो शब्दों की जानकारी होती है वह भी उसे दी जाती है व्याकरण के पाठ्यांश के माध्यम से। अगला है छात्रों को शुद्ध भाषा का प्रयोग मौखिक तथा लिखित रूप में करने में कुशल बनाना। जब शुद्ध भाषा का प्रयोग व्याकरण के ज्ञान के नियमों की जानकारी हो जाती है तो यहाँ पर दो प्रकार का होता है व्याकरण का ज्ञान। एक तो होता है मौखिक और एक होता है लिखित। इसके दो रूप है ना। तो मौखिक और लिखित जो व्याकरण के पाठ के अंतर्गत जो आते हैं, तो मौखिक में बहुत सी भाषा वो बोल करके अभिव्यक्त करके उस बात को कहते हैं ना बोल सकता है और जो शिक्षक के सामने अपने प्रस्तुतिकरण जो है अच्छी कर सकता है। इसी प्रकार लिखित रूप में, है ना, कई बार कहते हैं ना जब अपन निबंध लेखन कार्यक्रम होता है, कहानी लेखन कार्यक्रम होता है, तो उसमें जो भावाभिव्यक्ति होती है वो छात्रों की अच्छी हो, इसके लिए व्याकरण का ज्ञान उसे बहुत ही आवश्यक होता है। इसके अभाव में क्या है उसकी जो लेखन क्षमता है वो प्रभावित होती है। या निबंधात्मक जो उत्तर होते हैं उसमें भी इसका ध्यान रखा जाता है। अगला है रचना, कहानी या निबंध निबंध लेखन के सामान्य उद्देश्य। इसके अंदर है छात्रों को स्पष्ट एवं प्रभावशाली ढंग से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की योग्यता। स्पष्ट व प्रभावशाली ढंग से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करना। अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करना, स्पष्ट व प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करने में निपुण बनाना, अपन ये कर सकते हैं। तो निपुण कब बनेंगे? जब रचना है ना, कहानी है, निबंध है। इसमें क्या है, कहानी लेखन प्रतियोगिता होती है, निबंध लेखन प्रतियोगिता होती है। तो इसमें क्या करते हैं, छोटी कक्षाओं में तो कहानी के चित्र बता करके कहानी लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि बड़ी कक्षाएं हैं तो उन्हें क्या है कुछ बिंदु देते हैं, उस बिंदु को उनको क्या करना है, विस्तृतीकरण करते हुए कहानी का रूप धारण करना है। तो आपने देखा होगा कई प्रकार की पत्र पत्रिकाओं में चित्र के माध्यम से कहानी का आता है, कई प्रकार की पत्र पत्रिकाओं में बिंदु के माध्यम से कहा जाता है कि इसका शीर्षक दे करके आप कहानी लिखिए। तो उसमें क्या है, छात्रों की जो अभिव्यक्ति की जो ढंग है ना, चाहे लेखन के दृष्टिकोण से हो चाहे मौखिक दृष्टिकोण से, वह बहुत ही अच्छी होती है। इसी प्रकार निबंध के कुछ क्या है हिंट दिए जाते हैं, तो हिंट के माध्यम से निबंध लेखन उसको करना पड़ता है। तो जितना अच्छा वो निबंध लेखन कर सकता है, उसके विचारों की अभिव्यंजना इत्यादि उसको देखा जाता है। छात्रों की कल्पना शक्ति के प्रयोग को अवसर देना। कल्पना शक्ति का एक शीर्षक दे करके छात्रों को कहते हैं कि इस पर निबंध लिखिए, कहानी लिखिए। जैसे मान लीजिए प्रदूषण, तो अच्छा छात्र होगा तो वो प्रदूषण के बारे में अपनी क्या कल्पना शक्ति का सहारा लेगा। तो प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, भूमि का प्रदूषण होता है, जल का होता है ना, वायु का होता है, शोर जो होते हैं जिसको बोलते हैं ना आवाज़, तो शोर का प्रदूषण भी आजकल बहुत ज़्यादा होने लग गया है। भूमि, जल, वायु, शोर और खाद्यान्न का भी आजकल क्या है ये होने लग गया है।
है ना, अपव्यय होने लग गया है। इसी प्रकार कहते हैं ना, वो कूड़ा करकट जो फेंकते हैं, स्वच्छता का ध्यान नहीं देते हैं, तो ये इस प्रकार। तो आप किस प्रकार से अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करते हुए निबंध लेखन के अंतर्गत प्रदूषण निबंध को लिखते हैं? तो छात्रों में क्या होता है, कल्पना शक्ति का विकास होता है इन सब के माध्यम से। अगला है आपका, छात्रों में स्पष्ट व तर्कसंगत ढंग से विचार करने की क्षमता का विकास होता है। कब होता है? कब होता है? जब ये प्रतियोगिताएं होती है। ये प्रतियोगिता कब होती है? जब ये अवसर या उत्सव जयंती आते हैं। तो अनेक प्रकार के राष्ट्रीय पर्व, उत्सव, जयंती इत्यादि में क्या है, निबंध लेखन प्रतियोगिताएं होती है ना, कहानी लेखन प्रतियोगिताएं होती है। स्व की जो अपनी जो बात होती है, तो स्वरचित कविताएं भी कई बार क्या है, स्वरचित कहानी और कविताएं भी, निबंध भी आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं। कई प्रकार की पत्र पत्रिकाएं विद्यालय की निकलती है ना, उसमें भी आपके जो लेख है वो किसी विचार को स्पष्ट कर सकते हैं। तो छात्रों में क्या स्पष्ट व तर्क संगत ढंग से विचार करने की प्रवृत्ति का विकास भी इसके अंतर्गत, सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आता है। अगला है, छात्रों में ज्ञान की वृद्धि करना। अर्थात इन सभी चीज़ों को यदि वो छात्र छात्राएं अपने व्यवहार में उतारते हैं तो अवश्य ही छात्र के ज्ञान में वृद्धि होती है। क्योंकि वो कहता है ना, जब इन सब की जब पूर्व तैयारी करता है तो पूर्व तैयारी में करने में उसे अनेक प्रकार की पत्र पत्रिकाएँ, अखबार, है ना, और भी जो अन्य जो दादा दादी है, नाना नानी है, उसके माध्यम से कुछ हिंट्स मिलते हैं। तो ज्ञान में उसकी अभिवृद्धि होती है। जब ज्ञान में उसकी अभिवृद्धि होती है तो उसको क्या है, अपने शब्दों में अभिव्यक्त कर सकता है। पत्र लेखन पाठ के सामान्य उद्देश्य। पत्र लेखन लिखना भी अपने आप में एक कला है। यदि आपके विचार अगले वाले को पत्र के माध्यम से पहुंचाने हैं और पत्र में यदि अस्पष्ट भाषा का उपयोग हो, आपके विचार तितर बितर हो, तो अगले वाले को समझ में नहीं आएंगे। तो यहाँ पर क्या है, छात्रों को स्पष्ट एवं प्रभावशाली ढंग से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की क्षमता या योग्यता का विकास करना। स्पष्ट व प्रभावशाली ढंग से वे अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, है ना। उसको ये बात सिखानी चाहिए कि भी अमुक पत्र लेखन के मध्य, प्रारंभ में कौन सी बात आनी चाहिए, मध्य में कौन सी बात आनी चाहिए, और समापन में कौन सी बात आनी चाहिए। तो मध्य में जो मूल बात जो है वो आएगी, परंतु मूल बात क्या है, संक्षिप्त लिए हुए होगी। तो पत्र का प्रारंभ, है ना, पत्र का प्रारंभ, पत्र का मध्य और पत्र का समापन, ये क्या मूल भाग उसके होते हैं। तो इसको किस प्रकार से, कहाँ पर अल्प विराम पूर्ण विराम का ध्यान रखना है, कहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पर उद्धरण वाले शब्दों को ध्यान रखना है, इत्यादि इत्यादि जो बातें हैं वो सब इसमें देखने को हमें मिलती हैं। इसी प्रकार छात्रों की रचनात्मक शक्ति का विकास करना। रचनात्मक शक्ति का मतलब पत्र लेखन क्या है, एक समय के बाद में सिखा करके उनको एज ए गृह कार्य के रूप में पत्र लेखन के लिए उत्साहित किया जाता है। अब पत्र लेखन पिताजी नहीं लेकर के उस छात्र को कहते हैं कि भाई आप अपनी भाषा में लिखो, मैं इसमें स्वयं कर दूंगा। जब वो पत्र लिखता है बालक बालिका, तो उसमें अल्प विराम, पूर्ण विराम, है ना, और भी जो उद्धरण वाले जो शब्द है उसको ध्यान में रखते हुए पत्र प्रारंभ कैसे करना है ना, विषय में क्या लिखना है, मध्य भाग में कैसे करना है, उसका समापन सधन्यवाद से करना है, इत्यादि बातों का ध्यान में रखते हुए वो क्या करते हैं, पत्र लेखन का कार्य करते हैं। और भी बहुत सारी जो बातें हैं उसको यहाँ पर ध्यान में रखा जाता है। छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करना, ये बार बार आ रहा है, इसको अपन बाद में रखेंगे। छात्रों के व्यवहारिक ज्ञान में क्या है, उत्पन्न करना, व्यवहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल बनाना छात्रों को। छात्र को एकाएक यदि उसकी तबीयत बिगड़ जाती है तो वह तुरंत क्या करता है, पत्र लेखन अपने प्रधानाचार्य से या कक्षा कक्ष के जो शिक्षक होते हैं उसको क्या लिख सकता है। तो पत्र लेखन तुरंत लिख करके संक्षिप्त रूप में अपनी जो समस्या है, लड़की है तो वो सुना सकती है, लड़का है तो वो भी सुना करके घर की ओर वे जा सकते हैं। तो उनमें क्या है, व्यवहारिक ज्ञान इससे बढ़ता है शब्दों का, क्योंकि वो जो व्यवहारिक शब्द में उसको क्या है, लिखना पड़ता है। छात्रों की लेखन शैली का विकास होता है। कितनी अच्छी बात है यहाँ पर, लेखन शैली।
लिखना अर्थात आपके मन में बहुत सारी जो बात चल रही है ना, उसको लेख के माध्यम से अभिव्यक्त करना। लिखना, लेख से लिखना, तो लिखना भी क्या है, एक कला है। यदि आप अच्छा लिखते हैं तो आप क्या अच्छे लेखककार या साहित्यकार बन सकते हैं। आपकी लेखन क्षमता जबरदस्त होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए। अगला है आपका इसी में कि छात्रों को स्पष्ट एवं तर्कसंगत ढंग से विचार करने का बताना है। तो आप जब तक उसको सही ढंग से और तर्कसंगत ढंग से सोचने का तरीका नहीं आएगा तो उसको वो लिपिबद्ध नहीं कर पाएगा। तो लिपिबद्ध बात को कब कर पाएगा, जब वह किसी विचार को तर्कसंगत सोचेगा और उसको लिपिबद्ध करेगा। तो लिपिबद्ध करने में, विचारों को लिपिबद्ध करने में लेखन का अपना बहुत ही बड़ा महत्व है ना। ये बहुत ही बड़ा महत्व इसका रहता है कि विचारों को वो लिपिबद्ध कैसे करें। तो ये बात इसके अंतर्गत आपकी आ रही है ना। अब अपन चलते हैं, सामान्य उद्देश्य की बात आज हो गई है। विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य की बात भी अपन कर लेते हैं, समय है अपने पास में, थोड़ा सा 10 मिनट ज़्यादा होगा तो कोई बात नहीं। विशिष्ट उद्देश्य, पाठ योजना में सामान्य उद्देश्य के साथ साथ विशिष्ट उद्देश्यों का होना भी अच्छी पाठ योजना की दृष्टि से आवश्यक बिंदु है। अध्यापक अध्यापन करते समय जिस इकाई को अर्थात दैनिक पाठ को लेकर पाठ पढ़ा रहे हैं उसके द्वारा विशिष्ट या विशेष उद्देश्य की पूर्ति भी समय रहते होनी चाहिए। विशेष उद्देश्यों का सीधा संबंध इकाई से होता है। विशिष्ट उद्देश्यों में निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। पहला जो उद्देश्य है, पाठ की दृष्टिकोण से अपन ने इसको बनाए हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्य। दूसरा, अवबोधात्मक उद्देश्य। तीसरा, कौशलात्मक उद्देश्य। चौथा, प्रयोगात्मक उद्देश्य। पांचवा, अभिरुचात्मक उद्देश्य। प्रयोगात्मक को अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य भी कहते हैं। पहला, ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य से तात्पर्य यह है कि पाठ पढ़ाते समय भाषा के विभिन्न रूपों की जानकारी देना तथा संबंधित प्रकरण के अंतर्गत जो दैनिक पाठ योजना है उससे कौन सा ज्ञान अर्थात नवीन या नया ज्ञान प्राप्त होता है, इससे संबंधित समस्त बातें ज्ञानात्मक उद्देश्यों में आती है। ज्ञानात्मक उद्देश्य के दो पार्ट है, एक तो है जिन तत्वों से मिलकर के भाषा बनी है उन तत्वों का ज्ञान, तो भाषा तत्वों का ज्ञान जिसमें भाषा मिलकर बनी है, उसमें सब आ गया, इसमें संधि आ गया, समास आ गया, एक वचन आ गया, बहुवचन आ गया, लिंग आ गया, है ना, संज्ञा आ गया, सर्वनाम आ गया, एक और भी बहुत सारी जो बातें हैं जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अर्थात जिन तत्वों से मिलकर के भाषा बनी है उसका ज्ञान इसके अंतर्गत दिया जाता है। दूसरा जो है विषय वस्तु का ज्ञान, ठीक है। जब सामान्य उद्देश्य की बात करें तो वहाँ सामान्य की बात होती है, या विशेष अर्थात पाठ में आए भाषा तत्वों का ज्ञान और पाठ में आए विषय वस्तु का ज्ञान यहाँ पर दिया जाता है। अब पाठ में विषय वस्तु का ज्ञान क्या है, तो यहाँ जो मूल बात है, मूल बात को यहाँ पर रखा जाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण स्वरूप सुन लीजिए, स्वास्थ्य के शत्रु अगर आप पाठ पढ़ा रहे हैं, स्वास्थ्य के शत्रु नामक पाठ है आपका,
पाठ का शीर्षक है उसमें प्रथम अनुच्छेद के अंतर्गत बीमारियां उत्पन्न करने वाले पदार्थों की जानकारी हो तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में छात्रों को बुरी वस्तुओं के सेवन से क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं इससे परिचित कराना चाहिए। इस प्रकार का ज्ञानात्मक उद्देश्य हो सकता है। तो स्वास्थ्य के शत्रु है ना, तो आपको जो गंदी जो वस्तुएं हैं या बुरी जो वस्तुएं हैं, गंदी वस्तुएं समझ लीजिए, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए बासी रोटी का सेवन नहीं करना चाहिए, बासी खाना नहीं खाना चाहिए, एक हाथ धो करके खाने चाहिए। तो स्वास्थ्य के शत्रु, स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए इसका उपाय कर ले, वैसी बातें अपने को यहाँ पर करनी है ना। इसमें जो भाषा तत्वों के जो ज्ञान छुपे हुए हैं वो अपन, जैसे मैंने बार बार यहाँ बता दिया है, तो पुनः एक बार बता दूं कि जिन तत्वों से मिलकर के भाषा बनी है उसकी बात अपन यहाँ पर करेंगे। अगला जो है अवबोधात्मक, है ना। यहाँ पर ज्ञान की बात हुई है, यहाँ पर अवबोध की बात हुई है। अवबोधात्मक, अवबोध धन आत्मक, ज्ञान धन आत्मक, है ना। इसका अवबोध का अर्थ है कि जिस प्रकरण के अंतर्गत उप इकाई अर्थात दैनिक पाठ को लेकर अध्यापक या शिक्षक पाठ पढ़ा रहा है या पढ़ा रही है, उसके माध्यम से छात्रों को कुछ बोध प्राप्त हो, कुछ सीख प्राप्त हो, कुछ शिक्षा उन्हें प्राप्त हो। तो उस समझ में क्या आया, उनकी कौन सी समझ विकसित हुई, क्या उस पाठ से या पाठ्यांश से उनको बोध हुआ। पाठ में आए पाठ्यांश, है ना, पाठ्यांश से बोध हुआ, है ना, चाहे वो गद्यांश हो चाहे वो पद्यांश हो, गद्यांश हो चाहे वो पद्यांश हो, यहाँ पर आएगा पद्यांश हो। इस प्रकार की जो बातें हैं वो यहाँ पर आती है। तो छात्रों को क्या समझ में आया है, छात्रों को क्या बोध हुआ है, छात्रों को क्या सीख मिली है ना, वो सब सारी बातें आती है। उदाहरण जैसे मान लीजिए महात्मा गांधी का बाल जीवन, है ना, या बाल्य जीवन के बारे में पाठ का अपन अध्ययन करते हैं। तो अगर पाठ है जिसमें उसकी विशेषताएं उसमें हो तो निम्नलिखित अवबोधात्मक उद्देश्य हो सकते हैं। क्या होगा, महात्मा गांधी क्या करते थे, छात्रों को सवेरे जल्दी उठने से स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है इसकी जानकारी देना। महात्मा गांधी क्या करते थे, सवेरे उठ करके दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर के वे भगवान के उसमें लीन हो जाते थे, है ना, मतलब प्रार्थना करते थे, प्रार्थना करते थे तो उसमें अपने आप को ईश्वर को समर्पित करते थे। तो छात्रों में सुबह जल्दी उठने की आदतों का निर्माण होगा। छात्र सुबह उठ करके जल्दी उठ करके दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर के क्या है, नहाने की प्रवृत्ति का विकास होगा। छात्रों में सुबह सुबह दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर के भगवान की प्रार्थना करने का क्या है, जो भी है प्रार्थना करने के लिए वो उनकी प्रवृत्ति का विकास होगा। छात्रों को प्रार्थना से हमारा मन कितना पवित्र होता है इसकी जानकारी होगी। दूसरा क्या होगा, वो प्रार्थना जो करते हैं, प्रार्थना से क्या, प्रार्थना करने से क्या होता है, प्रार्थना करने से हमारा मन एकाग्र होता है। जब एकाग्रता होती है तो हमें 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 स्वयं को जानने की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार क्या उनको बोध होगा, है ना। जब बोध होगा तो उनको समझ विकसित होगी, समझ विकसित होगी तो वो अच्छी बातें क्या है ग्रहण कर सकेंगे। जब अच्छी बातें ग्रहण करेंगे तो वो जीवन में बहुत कुछ सीखेंगे। तो यहाँ पर ये बात आपकी आ रही है, ये मिट गया है। अब वो तात्मक एक बार इसको सही कर देते हैं। कौशलात्मक, है ना, इस तरह से है ये। अब कौशलात्मक क्या है, यहाँ पर LSRW, है ना, लिजनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, सुनना, बोलना, पढ़ना व लिखना, ये व्याकरण की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होता है। तो छात्रों में
जो गद्यांश है ना, जो पद्यांश है उसको पढ़ करके वे सुन सकेंगे, अर्थात उनमें श्रवण शक्ति का विकास हो सकेगा, है ना। इसके अंतर्गत भाषा कौशलों से संबंधित सभी बातें आ जाती है। भाषा कौशल कौन कौन सी भाषा कौशलों की बात है? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो छात्रों के लेखन कौशल का विकास हो सकेगा, छात्रों की श्रवण शक्ति का विकास हो सकेगा, छात्रों में वाचन कौशल का विकास हो सकेगा, छात्रों की अभिव्यक्ति में विशिष्ट परिवर्तन आ सकेगा उसकी व्यक्तित्व के अनुसार, छात्रों की ग्राह्य शक्ति का विकास होगा, छात्रों की क्या पढ़ने की गति में तीव्रता आएगी, छात्र व्याकरण सम्मत पढ़ सकेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा? सुनना से संबंधित, बोलना से संबंधित उद्देश्य बनेंगे, पढ़ना से संबंधित अभी आएगा और लिखना से संबंधित उनके उद्देश्य बनेंगे। प्रयोगात्मक या अभिवृत्त्यात्मक। अभिवृत्ति धन आत्मक प्रवृत्ति, अर्थात प्रयोगात्मक उद्देश्य के अंतर्गत पठित पाठ से जो कुछ भी परिवर्तन छात्रों में देखने को मिलता है या छात्र छात्राएं समय रहते अपने इसमें परिवर्तन करते हैं, अर्थात कृति के आधार पर छात्रों में उचित या वांछित परिवर्तन से संबंधित इसमें विशिष्ट उद्देश्य आते हैं कि कौन कौन सी अच्छी बातें उसमें आई और छात्रों ने प्रवृत्ति बना ली। मान लीजिए अपन ने शुरू में लिया था स्वास्थ्य के शत्रु पाठ है, अर्थात स्वास्थ्य के शत्रु कौन कौन से हैं उसके बारे में पाठ के अंतर्गत अंश आया है। तो छात्रों में क्या आएगा? छात्रों में अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या क्या करना चाहिए इस बात से परिचित होना होगा। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या करना चाहिए? जैसे अभी हमने महात्मा गांधी के पाठ पढ़ा था कि सुबह हमें समय पर उठना चाहिए, समय पर उठना, है ना। दैनिक कार्यों से छात्रों में समय पर उठने की प्रवृत्ति का विकास होगा, छात्रों में दैनिक जो निवृत्ति होती है, दैनिक निवृत्त होने की आदत पड़ेगी, छात्रों में सुबह सुबह क्या है नहाने की प्रवृत्ति का विकास होगा, छात्रों में सुबह सुबह नहा करके या दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर के ईश्वर की प्रार्थना करने का विकास होगा, छात्रों को अच्छी आदत मतलब का निर्माण होगा। कुल मिला करके इसके अंतर्गत प्रयोगात्मक उद्देश्य में कृति को प्रधान स्थान दिया जाता है। उदाहरण के लिए भारतीय नारी अगर पाठ है तो निम्नलिखित उद्देश्य हो सकते हैं। छात्रों में प्राचीन संस्कृति की जानकारी देकर उनमें वांछित परिवर्तन करना, छात्रों में नारी के प्रति प्रेमपूर्ण व्यवहार करने से क्या परिवर्तन होता है इसकी जानकारी देना, है ना। तो ये भारतीय नारी का उदाहरण है। भारतीय नारी मतलब पाठ आया है तो भारतीय नारी की जो विशेषताएं हैं, समाज में जो उसका समर्पण है, परिवार में जो उसका समर्पण है, उसकी जो बात है उसमें आएगी। तो भारतीय नारी, है ना, जैसे झांसी लक्ष्मीबाई थी, यहाँ पर राजस्थान में भी बहुत सारी जो है रानी कर्णवती है, उनके बारे में यदि आप पाठ पढ़ोगे तो आपको मालूम चलेगा कि वे कितनी योगदान देने वाली वो थी, है ना। इतिहास यदि उनका जानना चाहोगे तो आपको मालूम चलेगा। अभिरुचियात्मक, अभिरुचि धन आत्मक, तो इसमें कौन कौन सी जो बातें हैं वो इसमें आती है। अभिरुचियात्मक के अंतर्गत इकाई से छात्रों में आवश्यक बातों में कौन कौन सी जो अच्छी बातें हैं उसमें रुचि निर्माण हो, ऐसे उद्देश्य होते हैं। किसी पाठ में सद्गुणों से संबंधित अगर महत्वपूर्ण जानकारी है तो छात्रों में सद्गुणों का प्रति अभिरुचि बढ़ाना या निर्माण करना, है ना। जैसे मान लीजिए कबीर का पाठ आया, सूर का पाठ आया, तुलसी का पाठ आया, या इससे संबंधित मान लीजिए गद्य में कोई बात आई है तो छात्रों में सद्गुणों का विकास होगा। तो कबीर, सूर, तुलसी, है ना, ये थे। कबीर क्या थे? अध्यात्म के प्रणेता थे, है ना, अध्यात्म में इनकी अच्छी बातें आती थी। सूर क्या थे? कृष्ण की लीलाएं जो उन्होंने क्या है बचपन में करी थी। तुलसीदास जी क्या है? राम की लीलाएं करते थे। तो ये कृष्ण भक्ति काव्य के कवि थे, ये राम भक्ति काव्य के कवि थे। छात्रों क्या होगा जब इनको पढ़ेंगे तो छात्रों में आध्यात्म के प्रति रुचि जगेगी, छात्रों में कृष्ण के प्रति रुचि जगेगी, छात्रों में राम के प्रति जानने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। तो कब बढ़ेगी?
उससे संबंधित जो अच्छे अच्छे साहित्य है वो पढ़ेंगे। अच्छी पत्र पत्रिकाओं में इनके लेख आएंगे, वो पढ़ेंगे। माता पिता से टीवी वगैरह में कोई आते हैं तो वो देखेंगे, है ना। ये सब सारी बातें जो है आ सकती है। अगला है दूसरा, अगर कोई पाठ आदर्श के ऊपर लिखा गया है तो छात्रों में आदर्श गुणों का विकास करना ये उसका उद्देश्य होगा। बहुत सारी नैतिक मूल्य की बातें आती है, बहुत सारी आदर्श वाले जो पाठ लिए होते हैं, है ना। स्वामी विवेकानंद का आदर्श पाठ होते हैं, तो स्वामी विवेकानंद में बहुत सारी क्या, उठो जागो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, उन्होंने वो क्या है आदर्श वाक्य दिखा था। तो उठो जागो का मतलब क्या है कि देश के जो बालक बालिकाएं हैं, वो देश के जो युवा है, उससे अपने कर्तव्य के प्रति विमुख नहीं होना चाहिए, तो आदर्शता उनमें स्थापित होगी। उससे संबंधित और जो काव्य है वो पढ़ने में रुचि ले सकेंगे, है ना। तो यहाँ पर आपके विशिष्ट उद्देश्य हमने बात करी है, उससे पहले सामान्य उद्देश्य पर बात करी है। ये जो आज का जो पाठ था आपका, पाठ के उद्देश्य, है ना, व्याकरण में कैसे बनेंगे, इसी प्रकार अवबोध में वो उसमें पद्य में कैसे बनेंगे, गद्य में कैसे बनेंगे, कहानी और निबंध में कैसे बनेंगे, इत्यादि ऊपर अब अपने चर्चा करी है। कल हम इससे आगे चर्चा करेंगे। इससे संबंधित यदि कुछ आपको पूछना है तो आप शनिवार 12 से 2 के बीच में आइए, अपन बैठ करके इससे संबंधित और भी कुछ बातें होगी उसको ध्यानपूर्वक सुन करके अपन पढ़ेंगे। अब इससे आगे अपना गद्य पाठ आज समाप्त हो चुका है, पद्य पाठ की ओर अपन आगे बढ़ेंगे। नमस्कार सभी को।